तो पॉलिटिकल जो एटीट्यूड है और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक सेम नहीं है। जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो मच ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, तो लिखिए इसको मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए, पॉलिटिकल एटीट्यूड इज ए मच ब्रॉडर टर्म which represents which represents relatively stable views। राजनीतिक अभिवृत्ति ज्यादा बृहद ज्यादा बृहद संकल्पना है। Political attitude is a much broader term which represents relatively stable views, जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर दृष्टिकोण है। कॉमा करके लिखो, इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल, कॉमा which individuals or groups have about events, movements, policies and issues in public sphere। तो राजनीतिक अभिवृत्ति ज्यादा बृहद संकल्पना है और ज्यादा स्थिर है, जिसमें किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर लोग पसंद करते हैं उसको या नापसंद करते हैं। उसी के आधार पर व्यक्ति या समूह बहुत सारे आंदोलन चलाते हैं, बहुत सारी नीतियां बनती हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है, क्या सर एक इसके फैक्टर्स होंगे? सर एक बार हिंदी में रिपीट कर दीजिए। बताया तो मैंने कि ये जो राजनीतिक अभिवृत्ति है वो ज्यादा बृहद है। लोगों के पसंद ना पॉलिटिकल लोगों की राजनीतिक पसंद नापसंद पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर विभिन्न राजनीतिक आंदोलन होते हैं, नीतियां बनती हैं। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड। अगर हम सोचें तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे डेवलप होते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल एटीट्यूड को किसी पर्सन में डेवलप करते हैं, बताइए। बताइए, कुछ अंदाजे से ही बताइए। सर एक तो आइडियोलॉजी ही हो सकता है कि वो किस आइडियोलॉजी को मानता है, उसके आइडियोलॉजी बेस कैसे आती है? हाँ तो चलो ठीक है, कॉग्निटिव हो गया। सोसाइटी से आएगी और जो बिलीफ्स होंगे उनसे बनेगी उसकी। ठीक है, और लोग भी ट्राई करें, कोई भी। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे होगा, किस तरह से डेवलप होंगे? सोशल सर्कमस्टांसेस हैं। हम्म सर लिखो। हमारी सोशल अपब्रिंगिंग्स हैं, हमारे हम्म बचपन से लेके बड़े हो रहे हैं, वो सारे हम्म एक्सपीरियंस हमारे काम आएंगे। हमारा हम्म रिलीजियस थॉट उस हम्म। एटीट्यूड को बनाने में काफ़ी अहम भूमिका रखेगा। तो हेडिंग डालो, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड, राजनीतिक अभिवृत्ति का विकास। तो लिखो इसके अंदर क्या लिखेंगे। लिखिए, द पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन डेवलप्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम
राजनीतिक अभिवृत्ति समय के साथ किसी व्यक्ति में विकसित होती है एंड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, और वह बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। जैसे एक कारक क्या हो सकता है, शुरुआत करते हैं फैमिली से। तो पहला पॉइंट लिखो, फैमिली। बताओ फैमिली हमारे एटीट्यूड को बनाती है या नहीं बनाती? सबसे ज्यादा Yes, sir. बनाती है, सबसे ज्यादा बनाती है, क्योंकि हम उसके पास कब होते हैं, काफी यंग माइंड के टाइम होते हैं। तो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कच्चे घड़े की तरह, तो वो जो शेप बनाते हैं वो उसका बहुत ज्यादा असर रहता है। तो लिख लो इसको, फर्स्ट पॉइंट फैमिली, परिवार। द माइंड्स ऑफ यंग पीपल आर influenced to a great extent by their family. तो लिखिए, नन्हे मस्तिष्क को परिवार बृहद सीमा तक प्रभावित करता है। They develop their political views at a tender age when they are deeply influenced by their parents and elders. They develop their political views at a tender age when they are deeply influenced by their parents and elders. Yes or no? सही बात है या नहीं? जब हम टेंडर एज में होते हैं, टेंडर माइंड होता है हमारा, तो हम अपने बड़ों से हम सब कुछ तो ऐसे ही सीखते हैं, बोलना भी तो ऐसे ही सीखते हैं ना। समझ में बात आ रही है क्या सबके? Yes, sir. यस सर। तो इसी को लिखो कि बहुत ही शुरुआती उम्र में, टेंडर एज, टेंडर माइंड, बहुत ही शुरुआती या प्रारंभिक जीवन काल में, ऐसे लिखो, प्रारंभिक जीवन काल में व्यक्ति अपने माता पिता और बड़ों से अत्यधिक प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। दे ऑफेंड, इवन कि वोटिंग करने भी हम जाते हैं कई बार, वैसे ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि लिखो, दे ऑफेन टेंड टू वोट द वे देयर पेरेंट्स वोट। अब हमारे एरिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं ज्यादातर लोग कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी और बाकी से। बट आमतौर पे जो उनके बच्चे हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं उसी परिवार में बातें होती ही हैं, तो उसका इन्फ्लुएंसल होता है। तो अ, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो लिखें, द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली इज परहैप्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली इज परहैप्स द मोस्ट enduring influence on young people as for the development of political opinion, as for the development of political opinions in is concerned। तो लिखें, परिवारों का प्रभाव युवा लोगों पर अत्यधिक पड़ता है, खास तौर पर राजनीतिक राय बनाने में। ओपिनियन, राय। तो एक्चुअल में एटीट्यूड, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो एटीट्यूड में कॉग्निटिव फैक्टर है वो एक्चुअल में नॉलेज बोल देते हैं, बट नॉलेज की जगह वो क्या है, हमारे बिलीफ्स एंड ओपिनियन।
है ना? ओपिनियंस और नॉलेज में क्या फर्क है? राय और ज्ञान में क्या फर्क हो सकता है? सर राय तो, राय ज्ञान से बेस होती हाँ सर, राय तो हम कह सकते हैं कि राय तो बनती है, बनाई जा सकती है, लेकिन ज्ञान को हम कह सकते हैं कि प्राप्त किया जा सकता है। राय बदलती रहती है, ज्ञान जो होगा वो कभी बदलेगा नहीं। नहीं, अब वो ऐसा नहीं है कि ज्ञान बदलेगा नहीं, लेकिन कोई और अंतर बताओ। नॉलेज और ओपिनियन में क्या अंतर है? सर जो सर ओपिनियन होती है वो हमारे एक्सपीरियंस और सराउंडिंग से हम किसी के बारे में बना लेते हैं। जो ज्ञान होता है वो ऑथेंटिक सोर्स से होता है, जो बढ़ भी सकता है, वो अपग्रेड हो सकता है। हम्म, तो ये सब कुछ ओपिनियन है हमारा, जिसको हम कई बार नॉलेज मानते हैं। और जो हम एटीट्यूडनल चेंज की बात कर रहे हैं वो ओपिनियन की चेंज की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो अब इसका, अब ये बच्चा जब फैमिली से बाहर जाएगा, बहुत सारा समय घर से बाहर निकालेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, तो जैसे उसका एक्सपोजर बढ़ेगा, पॉलिटिकल व्यू बदल सकते हैं। स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, मीडिया को सुनेगा, ग्रेजुअली वो एक फ्रेम करेगा, जो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस, परिवार के इन्फ्लुएंस बाद में कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है। तो वो डिपेंड करता है। तो इसको दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? अपने आप में सोच के बताओ, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और क्या फैक्टर हो सकते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड, राजनीतिक अभिवृत्ति के बनने में? क्या जेंडर एक फैक्टर हो सकता है? डिफरेंट जेंडर डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल एटीट्यूड रखते हैं, बोलो। लिखो, सेकंड लिखो, जेंडर, लिंग। When women are not empowered, तो अगर एम्पावर्ड वुमेन नहीं है तो उनका पॉलिटिकल व्यू क्यों कौन सा होगा? जो उनके हस्बैंड का या फादर का, फैमिली का होगा, वही होगा। हाँ, तो इस बात को मेंशन कर लीजिए, लिखिए। When women are not empowered, comma, they often tend to follow the political views of their parents or husbands. जब महिलाएं सशक्त नहीं होती हैं तो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण वही होता है जो पिता का या पति का होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अलग है क्योंकि उनकी परवरिश ही अलग है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने आपको किसी रेफरेंस में बताया होगा, आगे भी बताऊंगा, कि जब हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल राइट्स हमारे यहाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, बट इंडिविजुअल राइट्स आप मांग नहीं सकते जब तक कि इंडिविजुअल ढंग से राइट्स आपको शुरू से मिले ना हो और उसकी आपको उस तरह की आपके एटीट्यूड ना हो। उसके लिए जर्मनी में और भी यूरोप में कई जगह डेवलप उस ढंग से हम करते हैं बच्चों को। बच्चा कुछ ही महीने का हुआ, दो चार छः मतलब 6-8 महीने का हुआ, उसको अलग रखते हैं, अलग सुलाते हैं, पेरेंट्स के कमरे में वो नहीं रहेगा या अलग किसी वहीं रहेगा। तो हम लोग की तरह से चिपकाए चिपकाए नहीं चलेंगे बच्चे को। इवन की एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बच्चे को वो, छोटा बच्चा है, अभी 6-7 महीने का है, उसके पास ही उसकी दूध की बोतल भी रख देते हैं। उनकी ये समझ है कि भूख, वो चाहे वो 6 महीने का ही 8 महीने का ही है, पर भूख में बोतल खोजना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और वो कोई बच्चा, जरूरी नहीं कि उसको उठा के दूध उसको जैसा हम लोग करते हैं। तो चलो वो तो शायद अति भी हो सकती है, बट 1-2 साल से ही वो अलग कमरा, उसकी अलग पसंद, उसकी इंडिविजुअलिटी को पहले निखारेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तब जाके वो इंडिविजुअल राइट्स मांगने लायक होता है। वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है,
ये बनाना वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाया है। अपनी पसंद, उसकी उसकी प्रिवेसी, ये बहुत टेंडर एज में उसको उसके दिमाग में कल्चरली इन्फ्लुएंस किया जाता है। नॉक करके पेरेंट्स भी जो है उसके रूम में नॉक करके जाएंगे, उसकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखेंगे, किस रंग के जूते पहनने हैं, किस रंग के कपड़े पहनने हैं, है ना। हमारे यहाँ बच्चे खुद की पसंद से, मान लो जूता पसंद करना है, पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है पसंद कर ले, और पसंद कर लिया बाई चांस वाइट कलर के, वहीं पे माँ ठीक कर देगी, अच्छा सफेद जूते पहनेगा, इतने गंदे करेगा, लाल वाला पहन। इसमें गंदगी ना कुछ दिन दिखाई भी नहीं देती, अगर जूते नहीं भी धुलेंगे 10 दिन तो चलेगा। हमारे यहाँ कलर तक तो हम बस पसंद ही नहीं कर सकते। फिर एक बार 18 के होते हैं और फिर कहा जाता है 18 साल के होते ही कि अब आपकी इंडिविजुअल राइट्स हैं, और उसके लिए आर्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कभी भी उस राइट्स को समझ नहीं सकते, उसको उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई है। तो यही बात लिख लो। हाउएवर, इन वेस्टर्न वर्ल्ड and in parts of developing countries, where women are empowered and financially independent, they develop their own political views. किंतु पश्चिमी जगत में जहां पर महिलाएं सशक्त हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, महिलाएं अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण को बना पाती हैं। तो किस तरह से वो उनका सपोर्ट, वो किस तरह से बना पाती हैं पॉलिटिकल व्यू? लिखो, दे यूजुअली सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज that take up or subscribe to women issues. Subscribe to women's issues. कैसे issues? Like equal work, equal pay, कॉमा करके लिखते जाओ, like equal work, equal pay, कॉमा equal legal rights, कॉमा reservation of women in government, कॉमा politics and their educational institutions. वहां सामान्यतः महिलाएं अपने व्यू, अपना दृष्टिकोण उन राजनीतिक दलों के प्रति रखती हैं जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाते हैं, जैसे एक जैसे कार्य के लिए एक जैसा वेतन, जैसे कॉमा करके लिखते जाइए, समान कानूनी अधिकार, आरक्षण सरकारों में तथा शिक्षण संस्थाओं में। आपको पता ही है बहुत अभी भी बराबरी नहीं है। बहुत, जैसे कि आप बैडमिंटन में देखें, आप टेनिस में देखें, इक्वल प्राइस नहीं है। जो पुरुष खेलते हैं और जो महिलाएं खेलती हैं, प्राइस में फर्क है। तो इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन होते हैं और लीगल मूवमेंट होते हैं बहुत सारे। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जो बहुत सारे इश्यूज हैं वो महिलाएं तब व्यू बना पाती हैं जब वो एम्पावर्ड हो, वरना उनका वही व्यू होता है। जैसे मैंने कहा कि हम अपने यहाँ पे देखें तो मोटे तौर पर कोई कस्बा गांव देहात की महिलाएं हैं, तो अगर पुरुष एक आगे खड़ा है उनके परिवार का, उनके पीछे 5 महिलाएं खड़ी हैं, एक उसकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं, एक बहू है, इस टाइप से हैं,
तो आप जानते ही हैं, पुरुष से पूछ लो कि किसको वोट दोगे, तो बाकी 4-5 लोगों का भी पता ही चल जाएगा कि उसी को वोट पड़ेगा। तो हमारे यहाँ 1 पर्सन 1 वोट की जगह 1 पर्सन 5 वोट हो जाते हैं। बट जैसे जैसे एम्पावरमेंट बढ़ा है, तो जेंडर भी एक पॉलिटिकल एटीट्यूड बनाने का में एक बड़ी वजह है। तो लिखो पैराग्राफ चेंज करके, दे आर मैनी इशूज अबाउट विच there are many issues about which women feel most strongly, such as education and healthcare, and they tend to support the political parties who support such issues. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर महिलाओं के अपने सशक्त विचार हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, और वे उन राजनीतिक दलों को सपोर्ट करती हैं जो इन इन मुद्दों को लेकर चलते हैं। क्या ऐसा है कि महिलाएं, दुनिया भर की महिलाओं की बात कर रहा हूं, महिला कैंडिडेट को ज्यादा वोट देती हैं? ऐसा कोई आप समझते हैं ऐसा? सर शायद मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में हो सकता है, पर इंडिया में तो नहीं दिखता ऐसा। बल्कि और अगर कोई खड़ी होती है यहाँ तो जल जाते हैं। जल जाते हैं, अच्छा। नहीं, जलने का तो नहीं पता, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है वर्ल्ड वाइड कि किसी महिला होने की वजह से किसी को वोट दे रही हो। मतलब इक्का दुक्का नहीं, मतलब बड़े कोई इस तरह के वो नहीं है एविडेंस। तो ठीक है, तो कुल मिला के जेंडर एक पॉलिटिकल एटीट्यूड का एक बड़ा मैटर है, और वो मैटर दोनों तरह का हो सकता है। वो हो सकता है एम्पावर्ड नहीं है तो वही जो घर के किसी पुरुष का है, एम्पावर्ड है तो जो अपने उनके इश्यूज हैं उसके रिलेटेड उनका एटीट्यूड है। रिलीजन एक बड़ा फैक्टर है भारत जैसे देश में, कम से कम बताओ। सबसे बड़ा सर। तो आपने देखा ही है कि सो कॉल्ड हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है, सो कॉल्ड इसलिए कि माइनॉरिटी की संख्या काफी बड़ी है, और जो एक्चुअल माइनॉरिटी हैं उनको माइनॉरिटी मतलब वो माइनॉरिटी में उनको बार बार हम सोचते ही नहीं है उनको माइनॉरिटी के बारे में। तो हम मान के चलते हैं कि इसी पार्टी के पक्ष में होंगी, या कम से कम ये मान के चलते हैं कि इसके पक्ष में तो नहीं ही होंगी। तो ये भी एक बड़ा एटीट्यूड देखा जाता है। एटीट्यूड में हम पढ़ तो वही रहे हैं जो हम करते हैं। तो रिलीजन भी एक हमारे करने का एक फैक्टर है। तो लिखो थर्ड, रिलीजन, धर्म। तो धर्म के मानने वाले किसी भी धर्म के हों, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं, और पर इस सब का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। वोट देते समय या पॉलिटिकल एटीट्यूड के टाइम हम एक खास अपने रिलीजन के हिसाब से सोचते ही हैं। तो लिखो, इट इज फैक्ट दैट it is fact that despite of all scientific developments, the majority of people in the world are still quite religious. यह एक तथ्य है कि विभिन्न वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी बड़ी संख्या में लोग दुनिया में धार्मिक हैं। They tend to support political parties which represents their religious beliefs. They tend to support political parties which represent their religious beliefs. तो आप यूएस में भी इलेक्शन का टाइम देख लेंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट इसलिए लोग करते हैं कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट
क्रिश्चियन के खास सेगमेंट से आता है, और बहुत लोगों की समझ है यूएस में कि क्रिश्चियनिटी खतरे में है वर्ल्ड में, और उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी है क्रिश्चियनिटी को बचाने की। जैसे भारत में है ना, भारत में क्या खतरे में है, हिंदुत्व। और कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको वो बचाएं। तो ऐसे ही सभी जगह है, बांग्लादेश में देखो, पाकिस्तान में देखो, मुस्लिम इस्लाम खतरे में आ जाता है। भाई जिस जगह पे जो जो संख्या बहुसंख्यक है वो पता नहीं कैसे खतरे में आ जाती है। बट और ये खतरा आता है कब, इलेक्शन के आसपास ही। तो ये बात भी हम देख सकते हैं। तो लिख लें, वे मुख्यतः उन राजनीतिक दलों को का समर्थन करते हैं जो उनके धार्मिक विश्वासों के साथ होती हैं। इस वजह से क्या होता है, लिखो फुल स्टॉप के बाद, इट इज फॉर दिस रीजन दैट पॉलिटिशियन often play the religious card। इसीलिए प्राय राजनीतिज्ञ धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में कौन कौन सी पार्टीज हैं जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं? एनडीए, बीजेपी सबसे बड़ी। और लोग बताओ। सारी हैं सर। गुड, लिखो पैराग्राफ चेंज करके। इन इंडिया it is easy to identify the religious affiliation of almost every political parties। सब करती हैं, कुछ फेवर के नाम पे, कुछ डराने के नाम पर। तो क्यों करती हैं ऐसा? लेफ्ट, आपने अभी देखा ही था, मार्क्स को पढ़ा ही है आप लोगों ने, वो तो रिलीजन को मान ही नहीं रहा, फिर भी जो मार्क्स के बेस पर बनी हुई पार्टीज हैं, अलग अलग नामों की, अलग अलग थोड़े बहुत अंतर के साथ, क्या वो भी रिलीजियस एफिलिएशन या आइडेंटिटी का इस्तेमाल करती हैं? हाँ करती हैं। तो कोई फेवर के नाम पर, कोई डराने के नाम पर। तो भारत में आप देखेंगे, हमारे यहाँ पर सेकुलर पार्टीज, सेकुलर पॉलिटिक्स होने का मतलब मोटे तौर पर हिंदू विरोध होना है। सेकुलर होने का मतलब धर्म से अलग हो जाना नहीं है। तो आप इस्लाम, इसीलिए देखिए इस्लाम में और बाकी रिलीजन में कुरीतियां, इविल्स पर चोट की ही नहीं गई। इसीलिए भारत में सेकुलरिज्म का फेल हो जाने का एक बड़ा रीजन भारत में ये भी है कि जब सेकुलर कहा जाता है तो मोटे तौर पर जो बहुसंख्यक हैं उनके बिलीफ्स पर चोट की जाती है, जबकि ये देखे बिना कि कौन किस धर्म का है, कॉमन चोट की जानी चाहिए थी। जो भी रिलीजियस ऐसे कस्टम्स हैं जो फंडामेंटली गलत हैं, उसकी जगह क्या किया गया, केवल हिंदुओं पे चोट किया गया। इसका असर ये हुआ कि प्रैक्टिस में ये है कि जब कहा जाता है सेकुलर पार्टी है या सेकुलर वो कोई नेता है, तो मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि वो एंटी हिंदू नेता है, प्रो मुस्लिम है, प्रो कुछ और है, बट वो रियल सेंस में सेकुलर, जो हम लोग थ्योरेटिकली सेकुलर, वो नहीं है। ऐसा है या नहीं, बताओ। जी सर। तो कुछ मेजोरिटी को पकड़ लेते हैं, तो मेजोरिटी को सब तो पकड़ नहीं सकते, तो बाकी सब माइनॉरिटी को पकड़ लेते हैं। तो ये एक कॉमन है, तो इसको लिख लो इस भाषा में। हिंदी में लिख लिया ना, हिंदी में क्या लिखा? सर सभी राजनीतिक पार्टी इस कार्ड का प्रयोग करती है। हाँ, तो आगे लिखो, सम पॉलिटिकल पार्टीज फोकस ऑन द मेजॉरिटी रिलीजन, कॉमा,
while others lure to minorities. अगला फैक्टर हम क्या देख सकते हैं? कास्ट। भारत में कास्ट एक बड़ा सिस्टम है, बड़ा एक फैक्टर है एटीट्यूड में। बोलो। यस सर। कई क्षेत्रों में जहां पर काफी इन्फ्लुएंस हैं लोग, जो मूवमेंट हुआ दलित मूवमेंट से, तो वहां पे देखेंगे कुछ कास्ट वो कसम भी खा लें गंगा जी की और कहें कि मैंने पर्टिकुलर इस पार्टी को नहीं दिया है, मैंने उस पार्टी को दिया है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सुनो। यस सर। तो कुछ दलित हो सकते हैं, वो कलर के हिसाब से कहें कि मैंने ब्लू कलर को नहीं, मैंने सैफरॉन को वोट दिया है, तो काफी ज्यादा मुश्किल होगी विश्वास करने पे, और वैसे वर्सा। तो कास्ट तो लिखो। इन इंडिया, caste plays a extremely important role in developing political attitude. In India, caste and plays an extremely important role in developing political attitude. भारत में जाति राजनीतिक अभिवृत्ति के बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया The caste discrimination in India has divided in people on the various caste and subcastes. Some of these castes are called upper caste due to their economic and social status. भारत में जाति भेदभाव बड़े स्तर पर है, जिसमें जातियां और उपजातियों में लोग विभक्त हैं, बटे हुए हैं, जिसमें से कुछ जातियां उच्च जातियां कहलाती हैं उनके आर्थिक तथा सामाजिक स्तर की वजह से, while other are called lower caste due to their lower level of socio-economic development. जबकि कुछ जातियां निम्न जातियां कहलाती हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर। कास्ट ही हमारा एक रिजर्वेशन का भी बेस है, तो वो भी एक मुद्दा बन जाता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, कास्ट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Hence, reservation has become one of the most important tools for governing votes. Caste is also the basis of reservation in government jobs and educational institutions. जाति ही मुख्य आधार होती है सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में जगह पाने का। इसलिए भारत में जाति आधारित रिजर्वेशन के कारण राजनीतिक दल उन्हें वोट के आधार पर प्रभावित कर पाती हैं।
तो hence reservation has become one of the most important tools for generating votes by different political parties. तो देखो कुछ समय पहले, इससे पहले बिहार के चुनाव में, पिछली बार वाले में, आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया कि, और केवल इतना ही कहा कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए। उतने पे ही काफी ज्यादा हर रैली में बीजेपी के नेताओं को बताना पड़ा कि वो रिजर्वेशन के पक्ष में है और खत्म नहीं करने जा रहे, और दिक्कत हो गई। तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन जो कास्ट बेस है वो एक बड़ा पॉलिटिकल एटीट्यूड बनाने का एक बड़ा मुद्दा है। रीजन है, ऐसे करके बहुत सारा, वही मैं कह रहा हूं ना, मेन चीज आप खाली समझ जाएं तो लिख सकते हैं। रीजन लिख लो, क्षेत्र। तो आप जानते ही हैं भारत में डीएमके, आईडीएमके और तृणमूल तृणमूल कांग्रेस और असम गण परिषद, ये सब तमाम जो पार्टीज हैं, ये सब क्षेत्रीय पार्टीज हैं। क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय जो रीजनल एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बना दिए हैं। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। ये सब मुझे लिखाने में कुछ मजा नहीं आ रहा। तो ये एक तरह से आप चीजों को लिख सकते हैं। आइडियोलॉजी भी इसमें अपने आप में एक है, पर आइडियोलॉजी एक उसका एक पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड में जो हमारा हमारा जो ओपिनियन है, बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉलिटिकल है, वो कल मैं आपको समझा ही चुका हूं कि अगर मेरा, और हम इसका समर्थन, जो समर्थन कर रहे हैं, अगर जैसे कुछ लोगों के मैंने नाम भी बताए कि जो समर्थन में है धर्मतंत्र इत्यादि के, वो उनका अपना पॉलिटिकल बिलीफ है और उनके लिए उसके पास उनको तर्क भी हैं। कुछ नाम कल बताए थे थियोक्रेसी के सपोर्ट वालों के, है ना? क्या नाम था? एक तो होगा अबू बकर अल बगदादी, टीवी पे देखा होगा आप लोगों ने उसको। इवन कि अगर आप इसको भी देखें ना, इसके पुराने वीडियो देखें, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन का, देखो उसकी आंखें, उसके चलने का ढंग, मतलब बड़े बड़े संत फेल हैं उसके आगे। क्योंकि वो अपने आप में पूरी तरह से मुतमईन है, अपने आप में पूरी तरह से कन्विंस है कि जो वो कर रहा है वो धर्म की स्थापना के लिए कर रहा है, और वो एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसके पीछे वही आइडियोलॉजी है, ठीक है। उसके लिए सत्य, उसके लिए ट्रुथ कैसे आएगा, उस बेस पे है, ठीक है। पर मॉडर्न वैल्यूज के हिसाब से कहें तो एटीट्यूड कैसा आप चाहेंगे लाना, मतलब कुल मिला के किस तरह के एटीट्यूड के में उसको परसू करना चाहेंगे, उसका परसुएशन कैसा, किस में करना चाहेंगे, बताइए। हम्म based on rationality. तो रैशनैलिटी, तो रैशनल तो बता रहा है जो अबू बकर है, वो अपने अपने तरीके को रैशनली तो बता रहा है कि भाई सत्य प्राप्त करना ही तो उसकी रैशनैलिटी है। बट सर वो क्वेश्चन क्रिएट करने को अलाउ नहीं कर रहा ना, क्वेश्चन करने को। तो क्वेश्चन करना, तो वही तो बोल रहा है, क्वेश्चन कौन कर रहा है? क्वेश्चन इंसान कर रहा है, और इंसान के पास लिमिटेड ही तो समझ है। कोई भी इंसान XYZ, और लिमिटेड समझ से अगर वो क्वेश्चन उठा दे रहा है अलमाइटी के ऊपर, तो वही बात है कि एक एक दिया क्वेश्चन उठा रहा है
महासूर्य के ऊपर, तो वो गलत कर रहा है। उसकी लॉजिक तो यही है ना, उसका लॉजिक। क्योंकि हमारे भी तो संत यही कहते हैं तमाम, कि आप बुद्धि से परमात्मा को नहीं समझ सकते, कहते हैं कि नहीं? परमात्मा को समझना है तो बुद्धि त्यागना होगा। तो हमारे यहाँ भी यही कह रहे हैं, वही बात तो सब वही, सब जगह की वही है। आर्गुमेंट उसका है। बताओ कैसे बेटर आर्गुमेंट आप क्या दे सकते हैं, कोई भी। बताइए, किस तरह के आर्गुमेंट से या किस तरह के एटीट्यूड से आप किसी का परसुएशन चाहेंगे कि वो थियोक्रेसी को की जगह ये वाला माने, और क्यों, बताओ। बताइए। अरे कोई तो आपका एटीट्यूड होगा। बताइए कि अगर कोई थियोक्रेसी को परसू कर रहा है, आपको परसुएशन कराना है मॉडर्न, तो किसे आप मॉडर्न मानेंगे और कैसे, क्यों मानेंगे उसको मॉडर्न, बताइए। सर धर्म को जो है एक मतलब एक इंडिविजुअल लेवल तक ही सीमित रखने की बात करेंगे, और जब सोशल या फिर एक पब्लिक लाइफ की बात होगी तो वहाँ पे हम उसको ये समझाएंगे कि दैट वुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रीजंस, या फिर जो हमारे लिबर्टी या जस्टिस के जो सिद्धांत है। क्योंकि जो धर्म है वो बहुत एक तरीके से इंडिविजुअल आत्मिक एक तरीके से उसकी अप्रोच होनी चाहिए, ना कि उसको जो है पॉलिटिक्स या और डायमेंशन के साथ ऐड करना चाहिए। ठीक है, कोई और आंसर दे। किस तरह के पॉलिटिकल एटीट्यूड को बनाया जाना चाहिए? सर पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है वो बनाना चाहिए हमें इक्वालिटी वाला, जो इक्वालिटी लेके आए। क्यों और कैसे? सर फायदे तो इक्वालिटी लाने के हमने पहले भी जैसे पढ़े हैं कि इक्वालिटी होगी तो अ, मतलब हमें पॉलिटिकल एटीट्यूड कुछ ऐसा लेके आना। इक्वालिटी के यही फायदे हैं ना सर कि सब इक्वल होंगे तो मतलब कोई उसमें भेदभाव नहीं होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब कुछ सबका ही है। उस तरीके के हमें पॉलिटिकल एटीट्यूड लेके आने चाहिए। और इसको लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसा कि जो गांधी ने बताया कि हमें अपने डिमांड्स कम कर देनी चाहिए। मतलब सोल जो है वो हमारी डिमांड्स को कंट्रोल करे, हमारी बॉडीली डिजायर्स को, ना कि बॉडीली डिजायर्स हमारी सोल को कंट्रोल करें। चलो ये तो ठीक है, कुछ ठीक है। हाँ रोहिणी बताइए। सर हम उनको समझाएंगे कि रिलीजियस टीचिंग्स या थियोक्रेटिक स्टेट में साइंस का डेवलपमेंट मतलब हो ही नहीं सकता एट डिजायर्ड लेवल, क्योंकि वो जो रिलीजन की शिक्षा है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रदान नहीं करेगी, और इस रेस में आप इकोनॉमिकली सिक्योरिटी वाइज एक दिन आप वेस्टर्न वर्ल्ड से या बाकी वर्ल्ड से पीछे रह ही जाएंगे। देखो मैंने आपको आर्गुमेंट बताया जो एक थियोक्रेसी का आर्गुमेंट होगा, कि भाई जो भी रिलीजियस बुक है, बाइबल या कुरान, तो कुरान का जो नॉलेज था वो क्या मान रहे थे, वो परमानेंट है। कल ही तो पढ़ा है हम लोगों ने ना,
वो परमानेंट मान रहे हैं, और सत्य की डेफिनेशन वो क्या दे रहे हैं, ट्रुथ की डेफिनेशन जो कैसा हो, अनचेंज हो, है ना, जो अनचेंज हो। डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है। कल शायद मैंने बताया भी कि आपके लिए एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड रखना चाहिए या कौन सा दूसरों का बदलना चाहिए, किस में बदलना चाहिए, तो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी और बाकी चीजों को सपोर्ट करता है, बट वो डेमोक्रेसी उस वाले आर्गुमेंट से नहीं आ सकती जो आर्गुमेंट वो दे रहा था। क्या दे रहा था, ट्रुथ से चलनी चाहिए, और ट्रुथ है वो जो बदलता नहीं है। और वो आता है कहाँ से, ऐसा तो केवल अलमाइटी से ही आ सकता है, अलमाइटी गॉड से आ सकता है। अलमाइटी गॉड की बातें पर्टिकुलर बुक में लिखी हुई है। ह्यूमन जो भी बनाएगा वो अनट्रुथ, क्योंकि ह्यूमन ही अनट्रुथ है, लिमिटेड है, नॉलेज लिमिटेड है, पावर लिमिटेड है। तो उनका आर्गुमेंट ये था, बस उसको आर्गुमेंट को बदल देंगे। हम वही कहेंगे कि भैया बिल्कुल सही बात तो सही है, ट्रुथ से चलना चाहिए, बट ट्रुथ आता कहां से है, आपने आंसर दिया कि रिलीजियस बुक से। हम कह रहे हैं कि रिलीजियस बुक से नहीं, कहां से लाएंगे हम, हमारा सोर्स क्या हो सकता है बताओ। इंडिया में क्या सोर्स दें, अगर आप इंडियन आंसर लिख रहे हैं तो क्या सोर्स देंगे, ट्रुथ ट्रुथ संविधान, ट्रुथ कहां से आएगा, संविधान से। प्रियम्बल, नहीं नहीं, प्रियम्बल संविधान सोर्स से नहीं, बुद्धि से आएगा, है ना, वो हमारे इंटेलेक्ट रैशनल से थिंकिंग। आएगा, रैशनैलिटी से आएगा। और ट्रुथ ऐसा कभी नहीं होता जो परमानेंट हो, परमानेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये समझाना पड़ेगा। ये हम ट्रुथ की डेफिनेशन को चेंज करेंगे, हम कहेंगे कि ट्रुथ आता है, आपने बताया कि किसी बुक से, हम बता रहे हैं कि वो बुक से नहीं आता, बुक से रहा होगा, जब रहा होगा तो आता है वो मनुष्य की बुद्धि से, इंटेलेक्ट से। और इंटेलेक्ट एक आदमी अधूरा है, ये बात सच कह रहे हैं आप, बट हम क्या करेंगे, जो बुद्धि है वो कलेक्टिव, हम नॉलेज, कलेक्टिव हम इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारे लिए सत्य तक पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है वो है कलेक्टिव लोगों के साथ, कलेक्टिव पीपल, दैट इज लोकतंत्र। आप उस मेन आर्गुमेंट को, जो आर्गुमेंट वो कर रहा है, जिसका परसू करना है, परसुएशन करना है, उसके मेन आर्गुमेंट पे चोट कीजिए, उससे बेटर ट्रुथ, बेटर वैल्यूज, बेटर कोई बात कहिए, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि ट्रुथ से चलना चाहिए, पर ट्रुथ कोई एक फिक्स चीज नहीं है, और वो आती है लोगों की बुद्धि से, और खास तौर पे जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे एक समाज के, उतने उसके आएगी। और जितने ज्यादा लोग समाज, फिर आप बाकी बातें तो कह ही सकते हैं, जितने ज्यादा लोग शामिल हों, अगर उससे ट्रुथ आ रही है तो हमें इक्वलिटी लानी पड़ेगी, एम्पावरमेंट करना पड़ेगा जो सेगमेंट उस कलेक्टिवनेस में शामिल नहीं है। और फिर वो सारी बातें वही हो जाएंगी जो आप प्रियम्बल में बता रहे हैं, बट सीधे प्रियम्बल यूज हर जगह हो सकता है ना कर पाए आप, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड ही से ही तय होगा सब कुछ। मैंने आपको कल भी बताया होगा कि एक इंडिविजुअल और स्टेट का जो रिलेशन है, इंडिविजुअल स्टेट का रिलेशन का मतलब, इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन से क्या मतलब है, किस किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं, बताओ समीर। तो पॉलिटिकल, रिलीजियस, नहीं नहीं नहीं, एक इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशंस, क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। एक रिलेशन का जो बंच है उसको हम कहते हैं सोशलिज्म, और एक जो बंच है उसको कहते हैं लिबरलिज्म, और दोनों में इंडिविजुअल और स्टेट के रिलेशन अलग अलग है।
सोशलिज्म में इंडियन इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन कैसा होगा? बताओ रोहिणी। सर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन कैसा होगा सोशलिज्म में? सर पॉजिटिव लिबर्टी वाला। और लिबरलिज्म में स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा? नेगेटिव लिबर्टी। लिबरलिज्म में नेगेटिव लिबर्टी होगा और उसका मतलब क्या होगा? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। यस। तो रिलेशन कैसा होगा ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह की आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड है। तो लिबरलिज्म में ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी देने की बात होगी और स्टेट का कंट्रोल मिनिमम होगा। स्टेट केवल क्या होगा? एक चौकीदार की तरह, एक एक ऐसा चौकीदार जिसका काम है केवल कोई रूल्स ना तोड़े, बाकी किसी के सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा होगा वो। दूसरी तरफ सोशलिज्म में स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन होगा, इसमें स्टेट हर जगह शामिल होगा और काफी कंट्रोल में रखेगा इंडिविजुअल को। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है, कल भी मैंने बताया कि इसी पर डिपेंड करेगा कि उस स्टेट में उस पॉलिटिकल एटीट्यूड वाली जगह पे जो लॉ जो रूल्स हैं उसका नेचर कैसा होगा, रेगुलेटिव नेचर होगा या और डोमिनेंसी का होगा, छूट देने वाला होगा, क्या करने वाला होगा। और तो और रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उसी पॉलिटिकल एटीट्यूड से निकल कर आएगा। तो हर जगह ऐसा ही होगा। और हम तो हमारी सोसाइटी तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैंने बताया ही 1990 से पहले की हमारी सोसाइटी। अब आप कहाँ देखेंगे? मूवीज में देख सकते हैं, 90 से के पहले वाली मूवीज में, और 1990 के बाद की मूवीज में देख सकते हैं। तो वो सब कुछ पॉलिटिकल एटीट्यूड का ही हिस्सा आप देखेंगे कि लोग कैसे उसको देखते थे। पहले पहले सम्मान पाने के लिए ज्यादातर मामले में हीरो को क्या होना होता था? अमीर होना होता था, गरीब होना होता था? बताओ। गरीब। गरीब। हीरो बनने के लिए जरूरी था कि उसको गरीब दिखाया जाए, और वो गरीबी में भी एक अलग सी मस्ती में रहता हो, अमीरी को बिल्कुल जूते की नोक पे रखता हो। तो वो उस समय के हमारे एटीट्यूड से निकली हुई समझ थी। अब उतनी नहीं है अभी भी, बट उतनी नहीं है। आज भी हम रिस्पेक्ट करते हैं जो त्याग करता है, त्याग वाले का हमारे अंदर रिस्पेक्ट है, आमतौर पे भोग वाले का नहीं है इन जनरल। तो ये सब हम चीजों को इस तरह से देख सकते हैं। यही एटीट्यूड जो है आप देखेंगे, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग आप चीजों को पसंद नापसंद करते हैं। बामियान में मूर्तियां, तालिबान ने तोप से मूर्तियों को उड़ा दिया। वो मूर्तियां जो बुद्ध की अब शायद कभी बनाई ना जा सके। बामियान वाला इवेंट्स आप लोग जानते हैं? यस सर। तो वो कुषाण टाइम की और भी उससे तो उसके आसपास की जो मूर्तियां बनी थी, जो अब बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि पूरा पूरा पहाड़, पूरे पूरे बड़े से पूरे पूरे पहाड़ पे बुद्ध को अंकित किया गया था। बट स्टैचू उनके एटीट्यूड के हिसाब से खराब था, तो उन्होंने उसको तोप से और बाकी चीजों से उड़ा दिया। वो भी एक पॉलिटिकल एटीट्यूड है। यूएस में पॉलिटिकल एटीट्यूड है लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वहां पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नहीं है, वो उनके पॉलिटिकल एटीट्यूड को बताता है।
यूएस में तमाम मूवीज में भी आपने देखा होगा, कई मूवीज की तो उसी में है शुरुआत में ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नहीं है वहां। अगर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहीं बनेगी तो वो किस टाइप के पॉलिटिकल एटीट्यूड में बनेगी, बताओ। सर जहाँ इक्वालिटी की बात होगी। हम्म तो ये है, तो हमारा हर एक एक्शन डिपेंड करता है कि हमारा कॉग्निटिव या बिलीफ्स या ओपिनियन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं सब कुछ है। मैंने आपको कल बताया भी था कि यूएस में इन जनरल आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म को लेकर एक ओपिनियन है, वो अच्छी बात है, अच्छी चीज है। तो वहां पे आदर्श जो होंगे, लोगों के आइडियल्स होंगे बच्चों के, वो बड़े बड़े जो वहां के कैपिटलिस्ट हैं वो बनने के होंगे। हमारे यहाँ अभी भी उस लेवल पर चीजें नहीं आई हैं, क्योंकि अभी हमने 90s के बाद ही इसको अब बदलने की कोशिश की है, वो भी पहले। अभी स्टेट के लेवल पर है पूरी तरह से। हाँ, हम भी अगर आने वाले 10-20-50 साल में हमारी भी, हमारे सोसाइटी की भी एटीट्यूड वही हो गई जो अभी स्टेट की एटीट्यूड है, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, आप लोगों ने पीछे का थोड़ा सा सही से पढ़ो। मैंने कहा ही कि लिखते चला करो। पता नहीं आज आप लोगों ने अच्छा कोई रिस्पॉन्स तो नहीं किया है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है आशीष, बताओ इसमें क्या था, क्या क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर्स में? सर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो यूपी में कन्वर्जन लॉ बनाया गया है उससे रिलेटेड था। तो सर इसमें जो भी अभी जैसे आज के न्यूज़पेपर में निकला था कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें भी इवैल्यूएशन करेगी, इसके बारे में देखेगी कि क्या है। तो इसमें सर वैसे तो कन्वर्जन लॉ है जो, इसमें तो मतलब गड़बड़ियां ही है, मतलब एक तरह से तो ये जबरदस्ती की बात है। लेकिन इसमें एक चीज और भी मतलब जो है वो मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही है कि सर कन्वर्जन अपनी इच्छा से करना तो ठीक है, लेकिन मैरिज के लिए कन्वर्जन कोई जरूरी तो नहीं है। और उसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस तो इन्होंने किया है, वो तो फिर एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि अगर मैरिज है और मैरिज करनी ही है अपनी पसंद से तो उसके लिए कन्वर्जन का होना तो जरूरी नहीं है। तो मतलब हम कोई एक कुछ चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग भी लग रही, कुछ ठीक भी लग रही, तो इससे रिलेटेड कुछ व्यूज चाहिए थे आपके। वैसे तो ये पर्सनल लिबर्टी का ही प्रश्न है, तो इस पे कोई लॉ का इस तरह से क्रिएट करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपना इंडिविजुअल का पर्सनल मैटर है। लेकिन फिर भी बताओ भाई, आप लोग पार्टिसिपेट करो। सुना है आप लोगों ने, पढ़ा है? हमारे योगी जी ने कहा था सुधर जाएं वरना ठोक देंगे। मंच पे खड़े होके कहा कि वो लोग सुधर जाएं जो हमारी बेटियों को और हमारे बच्चियों को बरगला दे रहे हैं, सब सुधर जाएं वरना उनको ठोक देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री की भाषा थी। बताओ इसके बारे में, बताएं, बताइए। कौन, तो कोई भी बताए। संजय बताइए। हाँ सर, धर्म परिवर्तन तो एक एक पर्सनल मुद्दा हो सकता है, लेकिन मतलब किसी भी लालच में, चाहे वो पैसे का हो या मैरिज करने के लिए या कुछ भी, अगर इस तरह से अगर है तो वो गलत है और उस पर तो पनिशमेंट होनी चाहिए, मतलब स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। पूरे क्योंकि मुद्दे सर पे हाँ को देखते हुए बताएं। हाँ क्योंकि सर वो मतलब फिर अगर ये ऐसा ही होगा तो फिर ये मतलब ये दोनों ही तरफ से होगा या सभी धर्म वाले करेंगे, तो ये तो सर काफी अनरेस्ट होगा सोसाइटी के अंदर। तो इसके ऊपर स्टेट को इंटरफेयर करना ही चाहिए तो सर। एक कॉमन खतरा तो ये है कि धीरे धीरे हिंदू कम हो जाएंगे। एक कॉमन, एक बड़ा पुराना खतरा 50 साल से ये भी है कि ये पूरी कोशिश ये है कि
लफ्ज जिहाद की, ये भी एक कोशिश बताई जाती है। तो और इस पे बताइए, समीर बताइए कुछ। सर ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल बेबुनियाद लगता है कि हिंदू हम्म, पॉपुलेशन के ऊपर कोई खतरा है। और हम्म, दूसरा, जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट लाई है ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको, एक वो हम्म, भी जो है ठीक एंगल नहीं है। थर्डली, हम्म, इसमें सर जो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो विक्टिम के ऊपर ही डाल दिया गया है। हम्म, एक तरीके से रिवर्स, एक तरीके से वो कर रहे हैं। हम्म। तो एक वो बहुत खतरनाक एक तरीके से उसका एंगल है। ये पूरा इसका सर सोशल और एटीट्यूडनल क्या इसका मैटर है, अगर हम ये इसको। सर, तो मुझे जो लगता है कि जो जो ये कन्वर्जन है, ये अपने आप में ही एक तरीके से, देखिए, हायरार्की ही क्रिएट कर रहा है कि अगर हम्म, कोई मुस्लिम मैन या हिंदू मैन कोई भी है, वो ये चाह रहा है कि जो उसका पार्टनर है वो कन्वर्जन करके उसके धर्म में आ जाए, तो एक हम्म, तरीके से वो दूसरे धर्म को इन्फीरियर मान रहा है। हम्म, और एक तरीके से वो अपने आप में क्लास क्रिएट कर रहा है उस रिलेशनशिप में भी। तो कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्जन हो शादी के लिए। हम्म, हम्म, तो जो आपने बात बताई थी कि हायरार्की क्रिएट करने वाली बात, तो वो हम्म। इसमें एक गंभीर समस्या दिखती है मुझे भाई कोई कि लेडी अपने। कह रही है कि मैं परिवर्तन होना चाहती हूँ, और इसलिए भी होना चाहती हूँ कि भाई मैं जिस परिवार में जाऊं वहां पर मेरे लिए आसान होगा। मेरा मेन पर्पस इस व्यक्ति के साथ जीवन जीना है, बट आसानी हो जाएगी क्योंकि मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ए या बी तो रिलीजन। सर वही, बट अगर मैं बी में आ जाऊं तो मेरे लिए सुविधा है, और इस सुविधा से लोग मुझे क्यों वंचित करेंगे, मतलब मेरी पर्सनल लिबर्टी को क्यों चैलेंज करेंगे। सर थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, लेकिन वो लेडी कैसे कंफर्ट में रहेगी? जो जीवन के 20 साल उसने दूसरे कस्टम्स को फॉलो किया, तो नए कस्टम को फॉलो करने में उसे नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी? ये डिसाइड उसको क्यों नहीं करने देना चाहिए। मान लो वो गलत ही कर रही है, एक की नज़र में गलत कर रही है, पर वो गलत कर रही है अगर रिलीजन चेंज करके, तो ये उसको ये भी करने का, उसको डिसाइड करने का राइट क्यों नहीं मिलना चाहिए। सर एक बात और है, जो मेरा मेन पॉइंट है इसी लॉ से रिलेटेड ही है, कि उसमें देखो एक इसका बात ये भी। एटीट्यूडनल चेंज, हम अगर एटीट्यूड की बात करें तो इस पे ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमारा टॉपिक भी चल सर पाएगा। इसका जो कोई और भी प्रोसेस बताए इसमें, हाँ सर बताइए। इसमें जो प्रोसेस है, जो मेरी मेन प्रॉब्लम है, जो मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग बात लग रही है, क्रिटिकल, वो ये है कि एक तो इसका मेन प्रोसेस जो इसमें कहा गया है कि प्रूफ भी इंसान को अपनी डिग्री प्रूफ करनी है, कि वो किस एंगल तक किसी को प्यार करता है। तो सर ये तो कोई डिग्री हुई नहीं, प्रूफ भी उसी इंसान को देना है जिसको कन्वर्जन करना है। अब जैसे आपने कहा कि कोई लेडी करना चाहती है कन्वर्जन अपनी मर्जी से, तो वो कैसे प्रूफ देगी कि वो कितना उसके प्रति डिवोटेड है? प्रूफ देने का क्या सेंस, समझ नहीं है। एक तो ये बात एंगल। दूसरी बात सर, इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस बनाया मैरिज के थ्रू, कि अगर हम्म, मैरिज के लिए करते हैं तो ये बात ठीक है कि क्रिमिनल ऑफेंस है वो, क्योंकि प्यार है, अगर शादी कर रहा है इंसान किसी से, तो उसमें कन्वर्जन का कोई मतलब नहीं बनता। अपनी आइडेंटिटी के साथ भी इंसान विवाह कर सकता है। अगर लेकिन कोई कन्वर्जन कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सर अब वही बात है। और दूसरी एक बात और है, तो फिर क्या, कन्वर्जन तो हमारे यहाँ टाइम टू टाइम बहुत बार होते रहे हैं, मैरिज हम्म, के थ्रू नहीं तो और चीजों से। क्या अंबेडकर ने बौद्ध धर्म नहीं कन्वर्ट किया अपने आप को? तो क्या कन्वर्जन में दिक्कत है? कोई गलती है नहीं, तो वो क्यों कोई नहीं दिक्कत क्रिमिनल नहीं है। ऑफेंस है? ये कहानी, ये पूरी की पूरा लॉ जो है वो, अगर ठीक से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को इसको पूरा खारिज कर देना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई भी लॉजिक नहीं है। सर मैं भी पहली बात बोलना तो चाहता हूँ। पहली बात तो शादी की पहली बात तो कोई जरूरत नहीं है। पहली ही बात, अगर हम इतने ही अगर मॉडर्न है तो शादी की जरूरत नहीं है। दो लोग रहना चाहते हैं साथ में रह सकते हैं। अगर हम कन्वर्जन को आधार बना रहे हैं तो भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज्यादा ऊपर राइट्स हैं। नंबर वन, कोई गलती कर रहा है ये या नहीं कर रहा है, देखो शुरुआत कहाँ से है, शुरुआत यही है, शुरुआत है इसकी, इस वो जो आदिम सोच है उसी से है, ट्राइब सोच है उससे है, कि जो गर्ल है उसकी यौनिकता, उसकी सेक्सुअलिटी पर किसका हक है। आमतौर पर समाज में ये मतलब है, ये मान्यता है कि उस पे उसका हक नहीं है। सारा खेल इस बात का है। इसमें हमेशा और हमेशा हर इस पक्ष में यही है कि मुस्लिम लड़का है और लड़की हिंदू है। प्रॉब्लम यहाँ है।
तो अगर हम इसको गहराई से देखें तो मेन बात यही है, लोगों को प्रॉब्लम ये है कि लड़की जो है वो मुस्लिम हिंदू है। उल्टा हो तो आमतौर पर प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई विशेष केस में हो तो अलग बात है, बट इन जनरल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वही है कि ये जो सेकंड जेंडर है उसको अपने बॉडी पर हक नहीं है, उसके बारे में डिसीजन या बेस्ट डिसीजन वो नहीं ले सकती, दूसरी संस्थाएं लेंगी। मुद्दा ये है, और इसको अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट भुना रही है, क्योंकि ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। मैटर हमारे पास पहले दिन से ही 1956 से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसमें किसी भी तरह से रिलीजन बदलने की जरूरत नहीं है। बट बात यह है कि जरूरत नहीं है, वो कोई अगर बहला के फुसला के गलत तरीके से दबाव डालकर बंदूक की नोक पर अगर कन्वर्ट कर रहा है तो ये पहले भी ऑफेंस था। इस एक्ट, ये जो नया मैरिज एक्ट ये आया है, इससे पहले भी और किसी भी सभ्य समाज में रहेगा ही कि मुझे गलत तरीके से, चाहे वो डरा के हो चाहे कोई और तरह से इन्फ्लुएंस किया गया है, और ये सब मुझे इन्फ्लुएंस किया गया, ना कि मैं खुद से मैंने कन्वर्ट किया है। तो कन्वर्ट करने वाले पर पहले भी क्रिमिनल ऑफेंस था, और आज भी है और कल भी रहेगा किसी भी लॉजिक से। ये बिल्कुल फजूल का, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और इसके पीछे वही है, चाहे वो उसका इस पे तारीफ बटोरने की कोशिश है गवर्नमेंट की, क्योंकि काफी लोग इसके इस तरह से सोचते हैं। मेन मुद्दा, एथिकल मुद्दा है सेकंड जेंडर के बारे में जो मैंने बताया, वो सबसे बड़ा इसमें एथिकल पॉइंट है, एटीट्यूड है। अब बताएं, आपको कुछ बोलना है किसी को तो। सर इसमें ना एक ये भी है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि जब वो कह रहे हैं कि जब लड़की अगर जा रही है दूसरी कम्युनिटी में तब उनका नुकसान है, लेकिन वो दूसरी कम्युनिटी से लड़की अपनी कम्युनिटी में लाने को तैयार है। तो मैटर और वही है। हाँ, ठीक है। एक और चीज सर कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट का कहा सर, आज अभी कल परसों का ही जजमेंट है शायद, ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून पे स्टे लगाने से भी मना कर दिया है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से सिर्फ और सिर्फ जवाब मांगा है। लेकिन उन्होंने जो याचिका दाखिल करी गई थी इस बात पे कि इस पे स्टे लगाया जाए, उन्होंने याचिका ही खारिज कर दी। तो मतलब तो जो सोसाइटी ही सप्लायर है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लोगों के लिए, और सोसाइटी में मोटे तौर पर ये जो मैंने बात कही, जिसको मैं बार बार दोहरा नहीं रहा, बट वही असली समस्या या असली जो पेन है वो वही है जो मैंने बताया। योगी जी ने अभी खुद ही कुछ टाइम पहले ही गोरखपुर में तकरीबन 80 या 90 लोगों के कुछ को हिंदू धर्म में लेके आए, तो इन्होंने उसको नाम दे दिया घर वापसी। अगर उनकी वो घर वापसी है तो ये भी तो अपनी मर्जी से घर वापसी कर रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं, रोका घर जाए? भर वापसी कुछ नहीं है, वो दोनों ही पॉलिटिकल मुद्दे हैं, और वो सोसाइटी के एटीट्यूडनल चेंज की बात है वो।